आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। जनवरी की 14 तारीख सन 2025 है। हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह हाजिर खिदमत हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको बाखबर किया जाए, हर हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आपको अपडेट किया जाए। मुल्क की सतह पर कुछ बयानात हैं, उस पर आज गुफ्तगू होगी और आलमी सतह पर भी कुछ 2-3 बड़ी अहम दिलचस्प बातें हैं, उस पर भी गुफ्तगू आपके साथ करेंगे, तज्जिया करेंगे, तबसरा करेंगे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों की भी बात करेंगे, क्योंकि नौजवान इन दिनों बेकार है, बेरोज़गार है। ये हम नहीं बताते हैं, अदाद शुमार बताते हैं। और इस बीच ख़वातीन की सूरत हाल है क्या, इस पर भी आज हमारी ख़ास बात रहेगी। आज मेहमान के पास भी चलेंगे और आपकी आवाज़ को भी हुकूमती इदारों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यानी आखिरी 10 से 12 मिनट हमारे पास रहेंगे, चंद फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इदाराजात जब आपकी आवाज़ को सुने, जब मसाइल को सुने तो उनको हल करने की कोशिश करें। आज की नशरियात में एक अहम वीडियो हमने आपको दिखानी है और ये वीडियो बड़ी दिलचस्प भी है और सवाल भी पैदा करती है। ये वीडियो है क्या, इसलिए आप हमारे साथ बने रहेंगे हमारी राब्ता साइटों पर भी, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर हर पल हम आपको ख़बर से बाखबर करते हैं। न सिर्फ उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी में, बल्कि बराह रास्त टीवी नशरियात भी वहाँ पर चलती है और वहाँ से जो प्यार मोहब्बत आपकी तरफ से हमें मिलता है, जो तनकीद में होता है, वो तनकीद बराए तनकीद नहीं, वो बल्कि तनकीद बराए तामीर होता है, जिसके हम कायल हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला, ये प्यार, ये मोहब्बत आपकी तरफ से जारी रहेगा ताकि इन प्रोग्रामों को मज़ीद खूबसूरती के साथ हम आपके सामने रख सके। इन तमीदी कलिमात के साथ हम आपको बताते चले कि प्रोग्राम का पहला पड़ाव है और पहले पड़ाव पर हम आपको बताएंगे कि तवारीख के पन्नों में आज क्या कुछ रकम तराज हो चुका है। यानी फटाफट से आपको बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज क्या है। आसिफ रशीद मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं जो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, और उसके बाद हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे जिसका वादा आपसे प्रोग्राम के इब्तिदा में किया गया। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ इलाकों से आप हमें ज्वाइन करते हैं, इजहार तशक्कुर। न सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ साथ जेके 24/7 न्यूज़ पर, टेलीविज़न स्क्रीन के अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ हैं। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज़ फॉर्मेट के मुताबिक हमने करना है और एक एक करके खबरों, तज्जियों और तबसरों की तरफ जाने से कबल फॉर्मेट के मुताबिक इतिहास के पन्नों को ज़रा पलटते हैं। अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन की अहमियत क्या है, ज़रा वो आपके सामने रखते चलें। और आज आप सब जानते हैं कि जनवरी की जिस तरीके से 14वीं तारीख है, साल 2025, और ये दूसरा हफ्ता आप कह सकते हैं कि ख़त्म होने के बाद तीसरे हफ्ते में हमने कदम रखा है। जनवरी में 1982 में आज के दिन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 20 निकाती प्रोग्राम का ऐलान सरकारी तौर पर आज ही के दिन किया था। इसके 2 बरस बाद उनका कत्ल हुआ। लेकिन 14 तारीख इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो, इसके लिए एक प्लान हुकूमती सतह पर तरतीब दिया गया जिसके मुताबिक 1982 में काम 14 जनवरी के बाद शुरू हुआ। इसके तकरीबन 7 बरसों के बाद 1989 में इलाहाबाद में 12 साल बाद मुनक्किद होने वाला कुंभ मेला आज ही के दिन शुरू हुआ था। और दूसरी तरफ जहां महाकुंभ मेला इस वक्त चल रहा है, आज दूसरा दिन है। 1989 में इसकी शुरुआत 14 जनवरी को इलाहाबाद से आज ही के दिन हुई थी। 1760 में फ्रांसीसी जनरल लिली ने पुडुचेरी को अंग्रेजों के हवाले करने का फैसला भी आज ही के दिन किया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1809 में इंग्लैंड और स्पेन ने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ इत्तेहाद कायम किया और तमाम लोग एक पेज पर आकर इंग्लैंड और स्पेन एक साथ आकर इसकी क़यादत करें और नेपोलियन बोनापार्ट एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेने की कोशिश जो आज के दिन शुरू हुई थी। 1867 में पेरू ने स्पेन के खिलाफ ऐलान जंग किया। वक्त गुजरने के साथ साथ पेरू भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो गया जहां पर खाना जंगी, बदतरीन सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल और गुर्बत के दौर से गुजरने वाले ममालिक में शामिल हो गया। 1907 में जमैका के अंदर जल्जले ने किंगस्टन शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह किया और 1000 से ज़्यादा हलाकतों की तस्दीक सरकारी सतह पर हुई। 1918 में फ्रांस के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जोसेफ कालकोस को गद्दारी के इल्ज़ाम में आज ही के दिन गिरफ्तार किया गया और बाद में 7 साल तक जेल रहने के बाद बिलाखिर इनको राहत तो मिली, लेकिन संगीन किस्म के इल्ज़ामात उस वक्त लगे जब ये
उम्र और सियासी करियर के आखिरी पड़ाव पर थे और एक तवील मुद्दत तक इक़्तिदार संभालने के बाद इस तरह के संगीन इल्ज़ामात से इनको गुजरना पड़ा। 1950 में मोहम्मद सईद ने ईरान में हुकूमत कायम की। 1950 में इसके बाद तकरीबन 28 से 29 वर्षों के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन भी आया। 1992 में इसराइल ने उर्दन के साथ अमन मुज़ाकरात का आगाज़ आज ही के दिन किया था। 14 जनवरी 1998 में पाकिस्तान में अफगान कार्गो जहाज़ हादसे का शिकार हुआ। क्रू मेंबर्स जिनकी तादाद 3 बताई जाती है, जिनमें पायलट और को पायलट शामिल थे, इन समेत 50 अफराद की मौत हुई और दीगर 46 से 47 अफराद जो मुसाफिर थे, इनकी भी मौत क्रू मेंबर्स के साथ इस दर्दनाक हादसे में हुई। 2001 में आज ही के दिन अल सल्वाडोर के अंदर जल्जले में 234 लोगों की मौत आज ही के दिन हुई। 24 बरस इस सानहे को सल्वाडोर के अंदर हो चुके हैं। और 2007 में नेपाल के अंदर आज ही के दिन अबूरी आइन मंजूर करने का फैसला हुकूमती सतह पर हुआ। तो आज तकरीबात सरकारी सतह पर भी होती हैं। बिलखुसूस नेपाल के अंदर मौजूदा वक्त में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ एक साथ अगरचे सियासी मामलात पर एक दूसरे की नहीं बनती, इसके बावजूद भी इस दिन को एक साथ मनाने का फैसला होता है। ये बड़ी बातें थी, बड़ी खबरें आपके सामने प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हमने रखी हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और एक एक करके खबरें, तज्जिया और तबसरा होगा। इससे पहले दीगर मौज़ूआत की तरफ हम जाएँ। इंटरनेशनली कुछ बड़ी खबरें, बड़े इशूज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, आपके सामने खबरें रखनी है, लेकिन मकामी सतह पर चंद एक बड़ी खबरें और मालूमात आप तक पहुँचाना हमारी तरजीहात में शामिल है। शुरुआत जम्मू सूबे के खिता चिनाब से इस वक्त खबर की करते हैं, जहां पर कभी गांव, रामबन जिले का एक ऐसा गांव जहां पर इतलात के मुताबिक आतिशज़दगी का एक भयानक वाकया पेश आया है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 से 5 दुकानों को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों और फायर सर्विसेज अमले की जानिब से आग बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन जब तक आग पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया गया तब तक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और इनिशियल डिटेल्स और तस्वीरें ये बता रही हैं कि इस इलाके के अंदर लाखों रुपए मालियत का साजो सामान मुकम्मल तौर पर राख के ढेर में तब्दील हुआ और कई लोग मुतासिर हुए हैं, जिनका ज़िंदगी का एक सिलसिला या बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी या कारोबार इन्हिसार इन दुकानों पर करता था, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और इब्तदाई जो रिपोर्ट्स पहुंची है कि कुछ मेडिकल शॉप्स भी इसमें हैं। सुबह सुबह की तस्वीरें, जब आग बुझाने में अमला मसरूफ़ था, मुकम्मल तौर पर आग पर इस पर काबू पाया गया, इस तरह की तफसीलात हैं। लेकिन कभी गाँव के अंदर जब तक फायर इन एमरजेंसी का महकमे के जो एहलकार हैं वो पहुंचते, मकामी लोगों की तरफ से कोशिश की जाती, तब तक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। मकामी लोग जो मुतासिर हुए हैं उनकी तरफ से जो आग बुझाने में काफ़ी वक्त तक मसरूफ़ रहे, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। ये कभी गांव है, रामबन ज़िले का एक इलाका। सड़क राब्ता तो है, लेकिन इतलात के मुताबिक थोड़ी ताख़ीर से फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी पहुंची, उससे पहले नुकसान हो चुका था। मकामी लोगों की ज़रा बात सुनिएगा जो नुकसान से दो-चार हुए। सबसे पहले मैं बताऊंगा, सुबह कोई 6:30 पौने 6 का टाइम था। पापा जागे तो उन्होंने देखा यहाँ आग लगी हुई है। उन्होंने आते ही मेरे को जगाया। मैं वहाँ से दौड़ के हम यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले देखा जो सेंटर वाली दुकान थी, ये होटल था, वहाँ से बाहर आग निकल रही थी और ऊपर भी आग लगी हुई थी। तो यहाँ बंदे नहीं थे, मैंने बंदों को बुलाया, शोर किया, बंदे आए सारे गाँव वाले। पीछे वाली पाइप उखाड़ी हमने, तो इससे पानी हमने फेंका, लेकिन बाल्टी जगों से कितना पानी फेंक सकता है आदमी, उससे तब तक ये पूरा ही इसमें आग लगी। क्या लगता है आपको कितना नुकसान हुआ यहाँ पर? नुकसान तो बहुत हुआ है जी, 4-5 दुकानें थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अंकल का मकान है नीचे में, उसकी निचली स्टोरी भी थी, वो भी तो बाहर से सारा ही जल गया। उसका ऊपर सामान बहुत ज़्यादा था अंकल का, दुकानें भी, और दुकानों के ऊपर तीसरी स्टोरी में भी उसका बहुत ज़्यादा सामान था, वो भी सारा जल गया। सर क्या बताएंगे, ये दुकान हार्डवेयर की दुकान है, जनरल किराना स्टोर भी था, हार्डवेयर भी था। इसमें सामने डब्बे दिख रहे हैं आपको, आप खुद इस्तेमाल लगा सकते हैं कि एक बाल्टी जो है 4-4 हज़ार से 4500 6-6 हज़ार की एक बाल्टी है इसमें। अब सरकार से क्या डिमांड करेंगे आप? हम क्या डिमांड करें, खुदा जो सरकार चाहे जो हमको अगर दे सके कुछ, तो हम के शुक्रगुजार होंगे सर। कितनी दुकानें थी यहाँ पर? ये तो 4 दुकानें थी सर, ये 3 मंजिला दुकान बिल्डिंग थी ऊपर, ये कोई छोटी नहीं। आप तो आए हैं सर, आपको खुद पता है, आप देखते भी हैं, यहाँ देख रहे हैं। रुख करते हैं, मकामी लोगों की बात आपने सुनी। और सरमा के दौरान आमतौर पर इस तरह के नुकसान मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह की खबरें वादी कश्मीर से भी आती रही हैं। नवंबर दिसंबर के बाद देखेंगे तो 2 दर्जन से ज़्यादा वाक़यात में करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख के ढेर में तब्दील हुआ है। नदीम इकबाल हमारे नुमाइंदे इस वक्त स्पॉट से हमारे साथ मौजूद हैं जहाँ पर आग लगी है। नदीम, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? नुकसान का एक्चुअली तखमीना कुछ लगाया जा सका है? आग लगने की वजूहात मालूम हो सकी हैं? क्या कुछ मुकम्मल डिटेल्स?
जी बिल्कुल आसिफ, ये जिला रामबन का कभी इलाका है जहां पर आज सुबह लगभग 6 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि एक आग की जो वारदात है अचानक से नमूदार हुई। और आग की वारदात जैसे ही इसकी खबर लोगों को मिली और मकामी लोग सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि उसके बाद हमने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस एंड फायर एंड इमरजेंसी का अमला भी यहाँ पर पहुंचा है। इस वक्त की अगर हम बात करें, आग पर पूरी तरह से काबू तो पा लिया गया है, लेकिन नुकसान की जहां हम बात करें, हालांकि काज ऑफ द फायर इंसिडेंट की अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन नुकसान जो है काफी हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि ये जो इलाका है कभी का इलाका है, जहां पर आगजनी की वारदात जब सामने आई है तो 4 दुकानें इसमें पूरी तरह से खाकस्तर हो चुकी है। हालांकि कहीं एक कहे कि इसमें अगर 2 फ्लोर्स में दुकानें थी तो एक फ्लोर में रेजिडेंशियल जो है लोग रह भी रहे थे, उनका भी नुकसान हुआ। जो जरूरी सामान है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई बचा खचा सामान है यहाँ पर, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाएं। ये जो यहाँ पे जो दुकानदार है, ये मेडिकल स्टोर यहाँ पे, और यहाँ पर बराबर इस वक्त कोशिश की जा रही है कि अगर कोई साजो सामान बचा हो, जिस तरह से हार्डवेयर की दुकान यहाँ पर थी और यहाँ पर भी तमाम चीजें आप देख सकते हैं किस तरह से, या फिर किरियाना जो यहाँ पर दुकान थी, वो तमाम साजो सामान जो यहाँ पर था, या फिर जो हम टिम्बर जिसे कहें, लकड़ी जो इस्तेमाल में लाई जाती है यहाँ पर घर की तामीर में, उस लकड़ी को यहाँ बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त हम देखें, एक तरफ सरकारी अमला तो दूसरी तरफ मकामी लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं, हम इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, आग किस वक्त लगी थी यहाँ पर, आपको कैसे पता चला? तो पुलिस क्या कहते हैं, मैं तो इस वक्त आया हूँ, मैं सुबह है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, इनके पास जाएंगे। जी आप यहीं का रहने वाले हैं? नहीं, मैं पटनी का रहने वाला। अगर यहाँ पर हम जी आप बताएं, ये आग किस वक्त लगी और आपने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को किस वक्त मुतला किया और नुकसान कितना हुआ है? आग तकरीबन ये कोई 4:45 साढ़े 5 बजे लगी है। और उसके बाद आग को सबसे पहले बुझाने की कोशिश किसने की? सबसे पहले हमने की है, गांव वाले आगे शोर मचाया, हमने गांव वाले आए, पीएचई की लाइन तोड़ दी हमने पीछे से, और हाउस से पानी तो का नुकसान कितना हुआ है? नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, 4 दुकानें थी। अब सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से ये अपील करेंगे हमारी मदद की जाए, एक जिसका मकान और दुकानें थी इनकी थोड़ी हेल्प की जाए। आज से पहले भी यहाँ आग की वारदातें हुई है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के आपके पास टाइमली पहुंचती है या फिर कहीं रोड का काफी ज्यादा फासला है? नहीं, हमारे कभी में तो नहीं हुई, लेकिन गांधरी एरिया में हुई, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले भी टाइम पे नहीं पहुंचते। कितना रेंज रामबन से आना? रामबन से आना पड़ता है, यहाँ तक टाइम तो लगता है उनको। चलिए जी आसिफ, बिल्कुल ये मकामी लोग हैं और यहाँ के जिन्होंने काम किया है यहाँ पर इस आग को बुझाने के लिए, और आप देख सकते हैं कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा अभी भी चलिए, बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 4 रिहायशी 4 जो दुकान है वो खाकिस्तर हुए हैं, एक रिहायशी कमरा भी खाकिस्तर हुआ। बहरहाल आग लगी है सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, 5:45 से 6:30 के दरमियान ये पूरा इंसिडेंट जो है वो हुआ है। और इस बीच फिलहाल अच्छी बात ये है कि किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, माली नुकसान हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि मातम किस तरीके से वहाँ पर है, किस तरीके से गमज़दा ख़ानदान है, वो लोग हैं जिनका असासा इस वक्त आग की नज़र हो चुका है। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात अब वेटरन डे की भी करते हैं, क्योंकि आज पूरे मुल्क के अंदर 9th आर्म फोर्स वेटरन डे मनाया जा रहा है। और इस ज़िमन में तमाम तर तकरीबात जहाँ मुल्क भर के अंदर होनी है, लेकिन मरकज़ी तकरीब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर होनी है। और इतलात और ख़बरों के मुताबिक थोड़ी देर के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह एक दिन के दौरे पर जम्मू पहुँच रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू के अंदर 9th आर्म फोर्स वेटरन डे मनाया जा रहा है। और इस ज़िमन में थोड़ी देर में वज़ीर दिफा जो है वो जम्मू पहुंचेंगे, जहां पर उनका वालहाना इस्तकबाल भी किया जाएगा। न सिर्फ वज़ीर दिफा यहां पर पहुंचेंगे, बल्कि उनके साथ CDS भी मौजूद रहेंगे, जो यहां पूरा दिन वेटरन्स के साथ बिताएंगे। एक अनऑफिशियल शेड्यूल मीटिंग भी रखी गई है, जिसके फौरन बाद वो शाम होते हुए नई दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। याद रखिएगा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा होगा जब से जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी हुकूमत बनी है, यानी उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत जब से बनी है उसके बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का ये पहला दौरा जम्मू कश्मीर होगा। और इस दौरे को कई मानों से बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इस बीच आज के वेटरन रैली और वेटरन दिन को देखते हुए, आर्मी फोर्स के वेटरन दिन को देखते हुए ट्रैफिक इंतजामिया ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है और ये साफ कर दिया कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जम्मू
बामला सड़क पर किसी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। इस ज़मन में बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अखनूर साइड के अंदर आज ये तकरीब होनी है और आज ही एक कौमी परचम भी लहराया जाएगा जो तकरीबन 108 फुट ऊंचा होगा और अखनूर के हेरिटेज म्यूजियम के अंदर वज़ीर दिफा इसको आज लहराएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा आपको ट्रैफिक एडवाइजरी से रूबरू करवाते हैं। इतलात और खबरों के मुताबिक ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी रात देर गए कर दिया गया है और इसके मुताबिक हनुमान मंदिर चौक से अखनूर स्ट्रेच पर ट्रैफिक को मुअत्तल रखा जाएगा और ये मुअत्तली के अहकामात जो है वो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान रहेंगी। ताहम ज़रूरी सूरत में लाइट मोटर व्हीकल्स या इमरजेंसी व्हीकल जो होगी, एम्बुलेंस जो होगी उसे चलने की इजाज़त होगी, लेकिन वो भी एक डाइवर्जन दिया गया है अखनूर चिनाब ब्रिज के आसपास से, वहां से उसको चलने की इजाज़त होगी। जम्मू से रजौरी पुंछ आने वाले यात्रियों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इस शाहराह पर पाबंदी रहेगी। क्योंकि पाबंदी का मामला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक रैली निकलने वाली है और उस रैली की सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए इंतज़ामिया ने फिलहाल ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है। एक दिन के बाद यानी कल, याद रखिएगा, कल हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे जिन्होंने ज़डमो टनल का इफ्तिताह किया और सिर्फ चंद घंटों के फ़ौरन बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो 90वें आर्म फोर्स वेटरन डे के हवाले से यहाँ पर मौजूद रहेंगे और टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड जो अखनूर के अंदर है वहाँ पर तकरीब का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वज़ीर दिफा टेक्निकल एयरपोर्ट पर अभी थोड़ी देर के अंदर पहुँचने वाले हैं जहां पर उनका इस्तकबाल आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से किया जाएगा। ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस तकरीब का हिस्सा बन रहे हैं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस तकरीब का हिस्सा बन रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो इसका हिस्सा बन रहे हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर इसका हिस्सा बन रहे हैं और सीनियर ऑफिशियल्स भी 9th आर्म फोर्स वेटरन्स डे के हवाले से इसका हिस्सा जो है वो बन रहे हैं। ताहम आज वज़ीर दिफा पहुंच रहे हैं और वज़ीर दिफा के आने के साथ ही सिक्योरिटी को भी जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पर कर दिया गया था और सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर यह दूसरा वीवीआईपी मोमेंट होगा। वज़ीर आज़म कल जम्मू श्रीनगर के अंदर मौजूद थे और आज वज़ीर दिफा श्रीनगर के जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे जहां पर मुल्क की सबसे बड़ी तकरीब वेटरन्स की होनी है और यहां पर वज़ीर दिफा इस तकरीब में हिस्से के लिए थोड़ी देर में टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो इस बड़े इवेंट पर आज पूरे मुल्क की नज़रें हैं, वो इसलिए भी क्योंकि सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है और हिंदुस्तान की तारीख में इस तरह के इवेंट्स चूँकि माजी में भी होते रहे लेकिन इस बार चूँकि जम्मू कश्मीर को चुना गया है इसलिए इस इवेंट की इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा और 1000 के आसपास वेटरन्स या जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, एहलकार हैं, वो और उनके अहल खाना को भी इस तकरीब में अखनूर के अंदर मदऊ किया गया। दिन में सारी तफसीलात और बराह रास्त नशरियात अब तक पहुँचती रहेंगी। फ़ौज के हवाले से बात हो रही है तो यहाँ पर ये भी बताते चलें कि साल 2024 में तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों की या मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से हम आहंगी को यकीनी बनाते हुए मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस हुए और सलामती सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिशें हुई हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, तमाम हिस्सों के अंदर चाहे वो चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदें हों या नॉर्थ ईस्ट शुमाल मशरकी रियासतें जिनको आप कहते हैं उन एरियाज में सिक्योरिटी सिचुएशन को इंप्रूव करने की बात हो। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात फौज की जानिब से शेयर कर दी गई है और फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जहां पर मशरकी लद्दाख के अंदर इस वक्त की सूरत हाल के ताल्लुक से आगाह किया, वहीं ब्रीफिंग में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी उनने तफसीली तबादला ख्याल करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर डाली जिसमें 2-3 बड़ी बातें कही गई। एक तो ये कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, ये तो तस्दीक की जा रही थी मुसलसल। कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर सरहदों की सलामती सूरत हाल जो है वो इस वक्त मुस्तहकम है, सिचुएशन कंट्रोल के अंडर है। नंबर 1, लद्दाख के अंदर भी सूरत हाल एग्रीमेंट के मुताबिक काम चल रहा है, सूरत हाल बेहतर है, किसी भी तरीके से खतरात नहीं है, लेकिन जहां पर ज़रूरत पड़ती है वहां पर ज़रूरत के मुताबिक इकदाम उठाए जाते हैं। पिछले 3 से 4 बरसों के दौरान मिलिटेंसी के खात्मे के लिए जो कोशिशें की गई, फौज ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की कि उसी का ये नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हो रहे थे, साल दर साल तादाद बढ़ रही थी, वो शरह कम हुई है और साल 2024 में सिर्फ 4 नौजवानों ने 1 साल के अंदर
मिलिटेंसी का दामन थामा या मिलिटेंट तंजीमों में शामिल हुए। एक तो ये तस्दीक। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल मुस्तहकम है और खित्ते के अंदर टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ एक जो रुझान बढ़ा है, उसमें तमाम लोगों का, शहरियों का, मुख्तलिफ एजेंसियों का, जिसमें फौज, पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस काम करती हैं। फौज के मुताबिक बड़ी बात है कि तमाम लोगों के कोऑर्डिनेशन के साथ, हम आहंगी के साथ इस बात को यकीनी बनाया जा सका कि खित्ता मजमूई तौर पर इस वक्त इस्तेकाम की तरफ है। और बड़ी बात एक ये भी कही गई कि 70 से 80% के आसपास जो मिलिटेंट वादी कश्मीर में एक्टिव हैं, उनमें सबसे ज्यादा तादाद, मारे जाने वाले मिलिटेंटों की तादाद भी पाकिस्तानी जो थे या फिर मौजूदा वक्त में जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, उनके मुताबिक जो इनपुट्स उनके पास हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं। लद्दाख के अलावा जम्मू कश्मीर पर जो नुक्ता नजर या फौज की तरफ से जो सालाना ब्रीफिंग में तफसीलात पेश की गई, उसकी एक छोटी सी न्यूज बाइट आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल सरहदों पर काफी बेहतर है। लेकिन एक चीज की तरफ इशारा किया गया कि साल 2021 में डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत हुई थी, उसके बाद फायरिंग का अगर जो कोई इंसिडेंट इस तरह का बड़ा नहीं पेश आया, लेकिन नारकोटिक्स की जो स्मगलिंग थी या मंशियात की जो कार्रवाइयां थी सरहद पार से इस तरफ वो भेजने की फौज के मुताबिक वो जारी रही हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कह रहे थे, उनकी बात जम्मू कश्मीर पर सुनिएगा। Ceasefire, which is effective from Feb 2021 after the DGMO's understanding, is holding on. However, the terror infrastructure across remains intact. Infiltration attempts continue, including from the IB sector or so many other avenues which are available, along with drone attempts to smuggle warlike stores and narcotics. In hinterland, in recent months, increased terrorist activities was seen in North Kashmir and Doda-Kishtwar belt. Our CT grid there has been reinvigorated and tempo of kinetic ops has been enhanced. Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today, whatever is remnant in the Valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. Overall, violence parameters under control, tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. So the theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. से सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई गई। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर की सरहदी सूरत हाल या सलामती सूरत हाल बेहतर है, लेकिन फौज के ताल्लुक से बात हो रही है। एक अपडेट जरा टेक्नोलॉजी के एतबार से भी जो फौज के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। दुनिया के बुलंद तरीन इलाकों में से एक या मैदान जंग कभी कभार हुआ करता था, मौजूदा वक्त में दुनिया भर के लिए एक मिसाल के तौर पर काम करता है सियाचिन ग्लेशियर। यहां पर भी मोबाइल इंटरनेट तेज रफ्तारी के साथ काम करें, यह सहूलत दस्तयाब कर दी गई है। इसकी तस्दीक खुद फौज की जानिब से की गई है और फौजियों को अब इस ऐसे इलाके के अंदर जो तकरीबन 16,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, तेज रफ्तार इंटरनेट की सहूलत मिलेगी और दुनिया के बुलंद तरीन मैदान जंग के अंदर इंटरनेट की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए एक निजी कंपनी की जानिब से काम किया गया। फौज के साथ मिलकर ताउन के साथ बगैर किसी रुकावट के कनेक्टिविटी फराहम कर दी गई। इसकी तस्दीक फौज की जानिब से कर दी गई। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भी इसकी तस्दीक की गई और साथ वीडियो भी शेयर किया गया। बुलंद तरीन मैदान जंग सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात फौजी अब तेज रफ्तार इंटरनेट खिदमात हासिल कर सकेंगे। टेलीकॉम कंपनी ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। 15 जनवरी को यानी कल आर्मी डे से पहले कंपनी ने फौज के ताउन से अपने 4G और 5G नेटवर्क्स को सियाचिन ग्लेशियर तक फैलाकर एक अहम संग मील हासिल कर लिया है। साथ ये भी तस्दीक की गई है निजी कंपनी की तरफ से कि आर्मी सिग्नल के एहलकारों की मदद हासिल की गई। इसके अलावा बाकी टेलीकॉम अथॉरिटीज़, कंसर्न लोगों या जो ज़रूरी आलात साजो सामान इस दूर दराज इलाके में पहुंचाने थे, तरबियत फराहम करनी थी, सेशंस लगने थे, सिस्टम की प्री कन्फिगरेशन थी, वसी टेस्टिंग शामिल थी। इसमें फ़ौज की जानिब से भरपूर ताउन किया गया और फ़ौज ने ही लॉजिस्टिक के इंतज़ाम में कलीदी किरदार अदा किया, जिसमें कंपनी के जो आलात थे, इक्विपमेंट था, वो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचाना था और कराकरम रेंज के अंदर 16,000 फीट की बुलंदी पर राब्ते को उस वक्त यकीनी बनाया गया जब फौज की जानिब से मुकम्मल तौर पर इस कंपनी को ताउन किया गया और उसके बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन ये एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कि अब उस इलाके में जहां पर
खाना पीना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। -50 तक टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड माजी में किया जाता रहा और इस बार भी 40 के आसपास टेम्परेचर है। तो मुश्किल तरीन सूरत हाल में अब दुनिया का पहला ऐसा इलाका बना है जहां बगैर किसी रुकावट के मोबाइल इंटरनेट 4G और 5G की सर्विसेज भी हासिल होंगी, जो कल से यानी कल आर्मी डे पूरे मुल्क के अंदर मनाया जाएगा। इस दिन पर फौज के हवाले तमाम खिदमात कर दी जाएंगी। 9 बज चुके हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर वापस आएंगे, कुछ और खबरें। एक और जगह बड़ा ऑपरेशन गुज़श्ता कई दिनों से चल रहा था, उसमें इस वक्त वसअत आई है। क्या कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। उस इलाके में भी आपको लिए चलेंगे जहां पर गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 2 अमवात हुई हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोग 40 दिनों के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन बीमारी का अता पता नहीं। दीगर कुछ खबरें भी ब्रेक के उस पार। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके। और सलाम जेके में खबरों के सफ़र को बढ़ाते आगे और ज़रा बात उस इलाके की करते हैं जहां पर दहशत है, जहां पर खौफ है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ एक खबर आती है। कल भी हमने उस इलाके की खबर ली थी और वहां से ही खबर ये आई थी कि कुछ और लोगों के जो है वो बीमार है, ताहम एक और की मौत हुई है। यानी रजौरी का वो गांव जहां पर पुरअसरार मौतें हो रही हैं, और ये मौतें क्यों हो रही है, कैसे हो रही हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी अभी लाजवाब ही है। लेकिन फ़िलहाल मज़ीद 13 दिन के अगर आप देखेंगे मज़ीद 2 लोगों की मौत हुई है और इस तरीके से मरने वालों की तादाद 13 तक चली गई है। गुज़श्ता 1-1.5 महीने के फिगर्स को जब आप खंगालेंगे तो रजौरी के इस गाँव के अंदर जो बडहाल गांव है वहां पर मरने वालों की तादाद 13 हो गई है। ये एक बड़ी बात है। ताम जम्मू कश्मीर हेल्थ अथॉरिटीज़ अभी तक भी इस पूरे मामले को और इस पूरे मसले को सुलझाने में नाकाम ही है। अगरचे 2 मज़ीद टीमें NCDS दिल्ली से और इंस्टीट्यूट ऑफ एप्टेमोलॉजी चेन्नई से यहाँ पर पहुँची है, जम्मू पहुँची है, और वो अपना काम शुरू करेंगी। देखेंगी कि ये पुरअसरार मौतें किस तरीके से हो रही हैं और क्या वजूहात है, अपना रिपोर्ट वो सामने देंगी। इससे पहले भी GMC से एक टीम चली गई थी जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इस इलाके के अंदर अपना काम किया, सैम्पलिंग की, लोगों से बात की, लेकिन किसी तरीके की कोई बात सामने नहीं आई कि कोई डिजीज़ है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया, इस तरीके की कोई बात भी नहीं सामने आई। ताहम मुसलसल मौतें वहाँ पर हो रही है और अब इंतज़ार है FSL रिपोर्ट का जो आना बाकी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर 3 या 4 फैमिलियों को आप देखेंगे, उन्हीं 3-4 फैमिलियों के अंदर किसी न किसी
की मौत हो रही है, कोई बुजुर्ग मर रहा है, कोई बच्चा मर रहा है, और ये पुरअसरार मौतें तमाम जो है वो अस्पतालों के अंदर हो रही है, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक वहाँ पर बनी हुई है। इस बीच डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू और CMO राजौरी की तरफ से भी हालात पर नज़र रखी जा रही है। मोबाइल टीम को ऑन स्पॉट कर दिया गया है, मोबाइल लैब वहाँ पर रखी गई है स्टेशन पर, और कई मेडिकल टीमें वहाँ पर पहुँची है। ताहम अभी तक न तो वायरस न तो बैक्टीरिया कोई डिटेक्ट हुआ है, लेकिन अब सबकी नज़रें NCDC पर रहेंगी और दिल्ली की जो ये दूसरी 2 टीमें यहाँ पहुँची है उन पर रहेंगी कि वो इस गुत्थी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कल ये माना जा रहा है कि ये जो 2-3 फैमिलियों का पुरअसरार मौत हो रही है ये इंतहाई हल तलब है। पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर अब क्रिमिनल एंगल से भी इसको देखना शुरू किया है। ताहम ज़मीनी सूरत हाल क्या कुछ, हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। जमशीद मलिक हमारे साथ है। जमशीद, जरा अपडेट करें कि सूरत हाल क्या कुछ है। इतलात और ख़बर यह है कि ये जो इलाका है, इस इलाके की 2-3 फैमिली आई हैं जहाँ पर ये मौतें हो रही हैं। पहले बच्चों की मौत हो रही थी, अब बुजुर्ग भी बीमार हो रहे हैं, और अभी तक कोई भी क्लू सामने नहीं आया है कि आया ये कोई साजिश है जो दरपर्दा हो रही है, या वाकई तौर पर कोई परेशानी है इलाके के अंदर। अगर इलाके के अंदर होती तो दीगर घरों के अंदर भी इस तरीके की सूरत हाल होती, वहां पर नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन बाय एंड लार्ज पूरे इलाके के अंदर दहशत भी है, खौफ भी है, और इस बीच मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है? और बिल्कुल ये सिलसिला 7 दिसंबर से शुरू हुआ था, जब पहला केस मोहम्मद फजल के घर से सामने आया था, जहां एक ही घर के 6 लोग बीमार पाए गए थे, जिनको बाद में राजौरी लाया गया, और उन 6 में से 5 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, जिसमें मोहम्मद फजल और उसके 4 बच्चे शामिल थे। उसके बाद रफीक के घर से 13 दिसंबर को ये केस एक और सामने आता है, जहां 3 बच्चे बीमार पाए जाते हैं, उन तीनों ने भी अपनी जानें गंवाई, और कुल मिलाकर इस वक्त तक इस मामले में को लेकर 13 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। मगर अभी तक ये चीज साफ नहीं हो पा रही है कि कारण क्या है, किस कारण लोगों की मौतें हो रही है। उसके बाद इंतजामिया भी पूरी तरह हरकत में आई और मुख्तलिफ जगह से डॉक्टरों की माहिरीन टीमें यहाँ लाई गई, जिसमें हम पूना की बात करें, पूना से IMCR की टीम भी यहाँ पहुंची, इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च की टीम भी यहाँ पहुंची, उनकी तरफ से भी पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया, कई लोगों के और सैंपलिंग की गई, मगर अभी तक कोई चीज इस तरह की निकलकर सामने नहीं आ रही है जिससे ये साफ हो सके कि इन लोगों की मौत किस वजह से हो रही है। उसके बाद दोबारा देर रात को भी हमने देखा एक बुजुर्ग शख्स, हालांकि इस बुजुर्ग शख्स के बारे में मैं आपको बताता चलूं, जो इसके साथ लोग हॉस्पिटल पहुंचे, मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल नॉर्मल थे, कल दिन को इन्होंने पूरे घर अपना काम किया है, घर के रोजमर्रा के काम जो गांव में होते हैं वो किए, उसके बाद अचानक इनको तकलीफ हुई और यहाँ लाया, और 10 या 15 मिनट के अंदर इनकी जान भी यहाँ चली गई। ये बड़ा चैलेंज और तशवीश की बात जरूर इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इंतजामिया भी पूरी तरह हरकत में देखने को मिल रही है। जहां कल भी हमने देखा जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी की बात करें, SSP राजौरी, DIG राजौरी पुंछ रेंज, ये मौके पर पहुंचे, इन्होंने लोगों से बात की। उसके बाद इसको अब दूसरे एंगल से भी देखना शुरू कर लिया गया है, तहकीकाती टीम पुलिस की भी बना ली गई है कि कहीं कोई क्रिमिनल एंगल तो नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक ही खानदान के अंदर से सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। फजल हुसैन, उसके बाद रफीक, और अब उनका ही ये मामू जान है, इनके जिन बुजुर्ग जो जिनकी रात को मौत हुई है, और गांव के अंदर इससे दहशत बहुत ज्यादा जरूर देखने को मिल रही है। अच्छा जमशीद, मुझे याद है जब ये पहली खबर आई थी, कहा गया था कि इनके घर में शादी थी और शायद वो खाना पॉइजनस था, इस वजह से बच्चों की मौत हुई, इस तरीके भी एक कहानी चली। उसके बाद जब डॉक्टरों की टीम वहां पहुंची तो शायद इस तरीके की कोई बात वहां पर नहीं देखी गई। फिर आसपास के इलाके को भी देखा गया, सैंपलिंग की गई, और अभी तक न तो कोई वायरस और ना ही कोई बैक्टीरिया है। लेकिन सिर्फ ये 2 या 3 घरों की कहानी जहां पर हर दूसरे तीसरे दिन किसी की मौत हो रही है, ये तो जबरदस्त पुरअसरार है। पुलिस इस पूरे मामले को क्या क्रिमिनल लाइन से भी देख रही है? और ये जो FSL रिपोर्ट एवेटेड होने की बात हो रही है, ये किस चीज की FSL रिपोर्ट है जो आना अभी बाकी है? और अभी कुछ रिपोर्ट्स इसके अलावा भी हैं जिनको आना अभी बाकी है। जिस तरह मैं बताता हूँ कि अभी तक मैंने डॉक्टरों से जहां तक बात की, उनका ये भी कहना था रात को कि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्टें भी पूरी तरह इनके पास नहीं पहुंची है, दिग रिपोर्ट भी जो है वो भी अभी तक इनके पास नहीं पहुंच पाई है। मगर FSL की रिपोर्ट के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कहीं स्लो पॉइजनिंग कोई ऐसी चीज तो नहीं दी गई, ये रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है। कुछ रिपोर्टों का आना जरूर बाकी है, मगर ये जरूर कहा गया था, क्योंकि पिछले दिनों ये खबर भी निकल कर सामने आई थी कि जो टीमें बाहर से पहुंची थी उन्होंने एक
चीज साफ कर दी थी कि यहाँ कोई ऐसा वायरस नहीं है। मगर उसके बाद जिस तरह पहले केस के बाद ये बात सामने आई थी, क्योंकि 7 दिसंबर को पहला केस सामने आया और 2 दिसंबर को इसी घर के अंदर फजल की बेटी की शादी थी, और उसके बाद ये खबर सामने आई थी कि फूड पॉइजनिंग का, सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है, मगर ऐसी चीज भी निकलकर सामने नहीं आई। उसके बाद दोबारा जब 2 दिन पहले ये बच्चों का केस सामने आया जिसमें 6 बच्चे फिर मुतासर पाए गए, और ये कहा जा रहा था कि फजल हुसैन के घर में उस दिन घर के अंदर न्याज थी, 40 दिन मुकम्मल हुए थे, वो न्याज दी जा रही थी, ये लोग वहां गए थे, खाना खाया, उसके बाद बीमार पाए गए और उसके बाद इनको जम्मू ले जाया गया। मगर जो बुजुर्ग शख्स रात को लाया गया, इसके बारे में जब मैंने रात को इनसे पूछा तो इन्होंने कहा ये शख्स उस घर में नहीं गया। हालांकि ये शख्स और जो दूसरा पहले इससे रफीक है, ये दोनों का मामू जान है और इसके वहां जाने की कोई खबर इस तरह की सामने नहीं आई है। मगर बड़ा सवाल जो कई चीजें जो खड़ी कर रहा है, क्योंकि तशवीश की बात यही पाई जा रही है कि हालांकि तमाम सैंपलिंग की गई, पानी की, खाने पीने की अशिया की, तमाम चीजों की सैंपलिंग की गई, बिल्कुल नॉर्मल पाई गई। उसके बाद एक ही घर से अंदर इस तरह के केस, और ऐसे केस जिसमें मैं बताता चलूं कि डॉक्टर से जब बात की तो डॉक्टर ने कहा कि जब यहाँ लाते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद बिल्कुल ये स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल होने के बाद एकदम इनकी मौत होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखने वाली हैं, जिनको अब इंतजामिया भी कई एंगल से देख रही है। अब क्रिमिनल एंगल भी इसमें देखा जाएगा, क्योंकि मेडिकल के हिसाब से लगातार कुछ भी चीज ऐसी सामने नहीं आ रही है, जिसके बाद ये ऑर्डर निकाला गया कि चूंकि आप मकामी लोगों के साथ राब्ते में थे, ग्राउंड पर भी गए जमशीद, मकामी लोगों का मुशाहिदा क्या है? ये किसी तरह का कोई ऐसा मामला, कोई पुराना कोई केस, कोई आपसी रंजिश जो कहीं शादी के आसपास शुरू हुआ और बात यहाँ तक पहुंच गई कि 13 लोग जान गंवा चुके हैं? रिपोर्ट्स का या अमवात की असल वजह क्या है उसका अता पता ही नहीं है। कोई पुरानी किसी किस्म की लड़ाई, कोई खानदानी मसला, कोई वजूहात मालूम करने की कोशिश की किसी ने अभी तक? आपसे बिल्कुल यही सवाल रात को मैंने उन लोगों से भी पूछे थे जो उनके साथ बुजुर्ग के शख्स और जो उसके भतीजे भांजे साथ थे। मैंने उनसे पूछा किसी से रंजिश या जमीनी तनाजा या कोई खानदानी रंजिश, उनकी तरफ से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया गया। उनकी तरफ से ये कहना था कि दूर दराज गांव के लोग हैं, यहाँ खेती बाड़ी से ये काम चलता है और कोई किसी के साथ कोई रंजिश इनकी ऐसी नहीं है जिस कारण इनके घर में ऐसा हो। मगर सवाल जरूर बड़े खड़े इसलिए भी होते जा रहे हैं क्योंकि अब लोगों के अंदर दहशत भी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि वक्फे से अब पहले जहां 7 और 7 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर और बीच में से हालात बिल्कुल नॉर्मल हुए, तकरीबन 30-35 दिन हालात बिल्कुल नॉर्मल हुए। 30-35 दिन के बाद लगातार 2 मामले फिर सामने आए जिसमें 4 लोगों ने और अपनी जानें गंवाई और अभी भी कई लोग जेरे इलाज जम्मू में भी है। उसके बाद जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि अब काफी दहशत लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि कई चीजें और देखी जा रही है। ना क्रिमिनल की बात करें, क्योंकि जिस तरह इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की टीम भी जब यहाँ पहुंची तो तब ये चीजें पूरे गांव की सैंपलिंग की गई। उसके बाद जो रिपोर्ट उनकी तरफ से अभी तक जराये के हवाले से निकलकर खबर सामने आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चंद हफ्तों के दौरान 13 लोगों की मौत एक गांव के अंदर हुई है। तमाम 13 लोगों की जब आप मौत देखते हैं तो ये करीबी रिश्तेदार है, एक ही घर के आसपास से सारी मौतें हुई है, इसलिए इसको सस्पिशियस एंगल से भी देखा जाए। और कल वहां के कुछ साबिक एमएलए और दीगर लोगों से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने पुलिस पर भी ये दबाव डाला था कि जनाब इसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी कराया जाए ताकि देखा जाए कहीं और चीजें कुछ तो नहीं है कि इस घर के अंदर ही इस तरीके के हालात क्यों बन रही है। फिलहाल 2 मजीद टीमों को रवाना कर दिया गया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब तक सिर्फ चंद हफ्तों के दौरान एक ही घर के 13 लोगों की मौत हुई है, कुछ मजीद लोग भी बीमार हैं। अब चलते हैं जी आगे, जरा बात एक सर्वे की करते हैं। और ये सर्वे सरकारी सर्वे है और ये सर्वे ये बता रहा है कि बेरोजगारी की शरह जम्मू कश्मीर के अंदर तो बढ़ ही रही है, लेकिन खवातीन हमारी बहनें जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर इन दिनों हुई हैं, क्योंकि मामला पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे का है, जिसके अदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर शरही बेरोजगारी खवातीन की मुल्की सतह से सबसे ज्यादा है। यानी मुल्क के अंदर जिस तरीके की शरही बेरोजगारी खवातीन की है उसके मुकाबले में यूनियन टेरिटरी के अंदर हमारी बहनों की, बेटियों की, माओं की शरही बेरोजगारी जो है वो सबसे ज्यादा है। और ये साफ कर दिया गया है कि 53.6% यानी 50% से ज्यादा खवातीन इस वक्त इस तजब्जुब के शिकार है कि क्या उन्हें पढ़ लिख कर कोई नौकरी मिलेगी या नहीं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो या सरकारी नौकरियों के अंदर हो। दैट इज 53.6%, दैट मींस मोर देन 50%। और रिपोर्ट ये भी कह रहा है, ये जो तमाम एदाद शुमार आए हैं ये जनाब जुलाई, अगस्त,
और सितंबर 3 महीनों का एदाद-ओ-शुमार है सन 2024 का सरकारी रिकॉर्ड्स को जब आप खंगालते हैं। 3,52,000 के करीब रजिस्टर्ड बेरोजगार है इस वक्त हमारे पास, जो डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारे एदाद-ओ-शुमार दे रहे हैं, और उनका मानना है कि 3,52,000 जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, ये पहला क्वार्टर जो था हमारा जनवरी 2024 का तब तक था, उसके बाद मजीद भी इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे जो है वो ज़रूर इस बात की और तवज्जो दिला रहा है कि अर्बन के अंदर भी प्रॉब्लम है और रूरल के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर जब आप जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को देखते हैं तो 37% मुल्क के अंदर सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी की शरह इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है। पीरियोडिकल लेबर सर्वे की ये ताज़ा रिपोर्ट कि खवातीन भी हमारी बेरोजगार है और ये वो खवातीन है जो पढ़ी लिखी है। मजीद इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया, सीधे श्रीनगर चलेंगे। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। सईद, जरा अपडेट करिए जो पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे है जिसने ये दावा किया है कि 3 महीनों के एदाद-ओ-शुमार सामने रखे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024 के, और इस क्वार्टर के दौरान उनका मानना है कि 53.6% हमारी खवातीन, चाहे वो रूरल के अंदर है चाहे वो अर्बन के अंदर है, वो बेरोजगार है। मजीद डिटेल्स क्या कुछ इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब और आसिफ साहब। जहां तक हम लेटेस्ट पीरियोडिक फोर्स सर्वे के हवाले से मैं बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में एक साइड से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो है, मगर जिस तरीके से एक हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है विमेन को लेकर वो 53.6 बताई जा रही है, क्योंकि उसमें हमने देखा कि स्पेशली यंग फीमेल्स एंड वो फीमेल्स जिनकी एज 15 साल से लेकर 29 साल तक एक्टिवली जो जॉब्स के लिए फाइंड यानी जॉब्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। ओवरऑल अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर बात करूं तो गवर साहब एक एज ग्रुप है रिपोर्टेडली जिसमें बताया जा रहा है कि 32% यानी सिग्निफिकेंटली अगर मैं बात करूं इसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है। अगर देखा जाए तो 32% जो कश्मीर को लेकर मैं बात करूं, मगर इसी फिगर को जब हम खंगालते हैं एज कंपेयर टू अदर सेक्टर विच इज कंक्लूडेड टू दिल्ली, अगर दिल्ली जैसे जी हाँ शहर की मैं बात करूंगा, ओनली 4.3 अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है बनिस्बत जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वहां पर 32% एक रेशियो दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर मैं नेशनल रेट को लेकर यंग वुमेन को लेकर बात करूं तो उसमें 21% जो है जम्मू कश्मीर में क्राइसिस खास तौर पर इस वक्त दिखाई दे रहे स्टैंडर्ड को लेकर। इस बीच जिस तरीके से आपने भी कहा जुलाई से सितंबर साल 2024 मोर देन हाफ यंग वुमेन जो है अर्बन एरिया को लेकर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचती है, मगर ये जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ मैं कहूंगा कि एक अलार्मिंग फिगर है जिसे पुश किया जा रहा है, खास तौर पर जो सेक्टर लड़कियां जिसमें काम कर रही थी अब वो डाइवर्जन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है जिसमें वो डिस्ट्रेस भी है और सेटल डाउन करने के लिए लो वेजेस पर काम करने के लिए तैयार है। मैं कहूंगा कि यानी पढ़े लिखी लड़कियां, औरतें जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, वो लो वेजेस पर भी अब काम करने के लिए तैयार है। ये हालत है जी हाँ, खास तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। डेस्परेटली अगर मैं बात करूं तो एक जिस तरीके से अर्बन लेबर फोर्स के हवाले से हमने देखा कि उसमें 30.2 जो यूथ है ये हाईएस्ट सेकंड स्केल है हिमाचल प्रदेश को लेकर। अगर मैं एचपी को लेकर बात करूं, हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करूं, अब अगर गवर्नमेंट के एंड से देखा जाए गौर साहब, जिस तरीके से इस चीज को रेक्टिफाई करना है या एफर्ट्स को सॉल्व करना है या सिचुएशन को देखना है, इंसेंटिव स्कीम्स की बात की जा रही है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स की बात की जा रही है, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात जा रही है, सो फार एज प्रूवन, मगर इनसफिशिएंट यानी सफिशिएंट नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोर देन कॉम्प्रिहेंसिव एंड टारगेटिंग अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ताकि हम इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल इश्यूज जो एम्प्लॉयमेंट के जम्मू कश्मीर के हैं वो काफी ज्यादा है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर मैं बात करूं, 3,52,000 लोग ऐसे हैं जिसमें ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट है जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फर्स्ट क्वार्टर के लिए अप्लाई किया है। तो अर्जेंट नीड के साथ साथ क्रिएशन, इकोनॉमिक जो है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम इस चलिए बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल पीरियोडिकल सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जी, लेबर फोर्स सर्वे सामने आया जिसमें ये साफ कर दिया गया कि खवातीन जो हमारी हैं वो बेरोजगार है और ये बेरोजगारी की शरह मुल्क के मद्दे मुकाबिल में सबसे ज्यादा है। और फिर हिमाचल प्रदेश और जब आप दिल्ली की
की सूरत हाल को देखेंगे तो वहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी है कि हम सबसे ऊपर है। इसमें बड़ी सितमज़रीफ़ी की बात यह है कि जो हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन भी है अब वो कम वेजेस पर भी काम करने के लिए तैयार है। एक तरफ से पढ़ी लिखी है और दूसरी तरफ से ये सूरत हाल बनी। अब इसमें करने की क्या ज़रूरत है? हुकूमती इदारों को मुतहरिक होना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को मज़ीद सस्टेनेबल बनाना है ताकि ख़वातीन के लिए एक विंडो खुल जाए, वो यहाँ पर आए। नो डाउट कुछ लोग लड़कियों की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन जब आप उनकी कहानियों को सुनते हैं तो पता लगता है कि शायद वो किसी भी वक्त वो इंडस्ट्री जो है वो दम तोड़ सकती है, क्योंकि मार्केट आगे नहीं है। सरकार की तरफ से जो मार्केटिंग का एवेन्यूज़ खोलने थे वो नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो मकामी सनत जिसमें ख़वातीन ने अब दस्तक देना शुरू कर दिया था वो भी कहीं ना कहीं दम तोड़ने पर ही मजबूर हो रही है। उम्मीद यह है कि नई मनसूबाबंदी हो रही है, ख़वातीन पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए, ख़वातीन को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, सन्नतकार बनाने के लिए और सन्नतों के अंदर माकूल और मुनासिब मुआवजा उन्हें मिले, पैसा उन्हें मिले, इस ज़िम्मन में भी कदम उठाया जाए ताकि शरई बेरोज़गारी किसी न किसी तरीके से कम हो सके। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो ज़रा आपको बताएंगे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी क्या कुछ है। बड़े दावे तो ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि पिछले कई माह से हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिन्हें पैसा नहीं मिला है। फिर आपको NET के ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आया है एग्जामिनेशन के हवाले, उस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया, एक कमेटी बना दी है और ये कमेटी नकेल कसेगी उन लोगों पर जो आपको और हमें दो दो हाथों से लूट रहे हैं। कमेटी का काम क्या है, कहां पर यह बनेगी, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जीके में आपका इस्तकबाल है। इससे पहले दीगर खबरों की तरफ जाएं, कुछ आम तरीन मौज़ूआत हैं, बाकी लोगों की बात भी करनी है।
खास मेहमान और उसके बाद आपकी कॉल्स की तरफ भी चलेंगे। लेकिन खबर जरा अखनूर से, जहां पर वेटरन डे के मुनासबत से आज मुल्क की सबसे बड़ी तकरीब या आप मरकजी तकरीब कह सकते हैं होनी है। इन सब के बीच में अखनूर के अंदर ऑपरेशन इस वक्त चौथे दिन में दाखिल हो गया है। बटल इलाके के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर मुश्तबे अफराद को देखे जाने के बाद पुलिस और फौज की जानिब से मुश्तरका तौर पर जो कार्रवाई शुरू की गई थी वो अभी मौसूला इतलात के मुताबिक अभी भी जारी है। और मकामी लोगों की तरफ से पुलिस या बाकी एजेंसियों को इन्फॉर्म किया गया कि उन्होंने मिलिटेंट्स को इस इलाके के अंदर देखा है। जिगवान इलाका है, अखनूर के बटल के पास वाला इलाका, जहां पर ऑपरेशन गुज़श्ता 2 दिनों तक भी चला और बड़े पैमाने पर एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को बंद करके एक वसी इलाके को मुहासरे में लिया गया है। करीब 9 बजे मकामी लोगों की तरफ से फिर से इलाके के अंदर जो पिछले 2 दिन से ऑपरेशन चल रहा था, इतलात के मुताबिक उस ऑपरेशन को ख़त्म करने की तैयारी थी, लेकिन इस दौरान रात 9 बजे के आसपास फिर से मकामी लोगों की तरफ से कुछ संदिग्ध लोगों को, कुछ मुश्तबे अफराद को देखे जाने की कंफर्मेशन की गई। सुरक्षा बलों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी जानकारी दी जाती है, जिसके बाद दोबारा से इस इलाके के अंदर ऑपरेशन शुरू किया गया। तकरीबन चौथा दिन ऑपरेशन पास वाले इलाके में, पहले बटल और अब ये पास वाला इलाका जो जगवान के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी इस इलाके के अंदर आप सबको याद होगा कि एक बड़ा ऑपरेशन चला था। 3 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक भी इस इलाके के अंदर हुई थी। फौजी गाड़ी पर हमला और इस तरह की सारी हमने एक्टिविटीज़ दाएं बाएं अखनूर में देखी थी। आज जहां पर एक बड़ा प्रोग्राम अखनूर के अंदर होना है, दूसरी जानिब सख्त सिक्योरिटी के बीच तलाशी कार्रवाइयां इस वक्त तेज की जा रही हैं जगवान और बटल के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात ज़रा उन लोगों की भी करते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात या मसाइल से गुजर रहे हैं। पेंशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आती रहीं, काफ़ी लोगों ने कॉल्स की, प्रोग्राम में भी बताया कि 1000 जिनको माहाना पेंशन मिलती है वो भी बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और बाकी भी कई लोग जिनमें ख्वाजा सराह हैं, दीगर कई मुतासरीन हैं, उनको माहाना मिलने वाली पेंशन वक्त पर ना मिलना सबसे बड़ी मुसीबत है। और वजीफ़े के भी कई केसेस हैं जो ज़ेर इल्तिवा हैं। इस वक्त जो कंफर्मेशन हो रही है उसके मुताबिक महकमा समाजी बहबूद या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन 5000 प्लस केसेस जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, लेकिन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में इस वक्त पड़े हुए हैं। वजीफे से मुतल्लिक सबसे ज़्यादा केस हैं। पेंशन माजूर अफराद को वक्त पर ना मिलना, 6 महीनों का केस इसमें इन्वॉल्व है। और जानकारी के मुताबिक बडगाम सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा, सरहदी ज़िला पुंछ, इसके अलावा रियासी, उधमपुर, अनंतनाग ज़िला और कुल मिलाकर 8 डिस्ट्रिक्ट जिनमें गांदरबल भी है और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट भी है, जहां पर 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 5000 प्लस केसेस को अभी तक मंजूरी ही नहीं मिली। जिसका मतलब यह है कि पेंशन माहाना मिलना तो दूर, जिन लोगों ने पेंशन के लिए अप्लाई भी किया है, जो जिनकी शुरू होनी है, उनके लिए भी मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में खबर ये भी है कि चूँकि DGI की रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक की गई है कि 5467 ऐसे मामलात हैं जो ज़ेर इल्तिवा है अक्टूबर के एंड तक जिनकी तस्दीक हुई, और ये तमाम केसेस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर हैं। सिर्फ गांदरबल के अंदर देखेंगे जहां पर जानकारी के मुताबिक 1264 के आसपास केसेस, बांडीपुरा में भी 968 के आसपास केसेस हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, तहकीकात हुई है, जांच पड़ताल कर ली गई है, लेकिन क्लियर नहीं हुए, अप्रूवल नहीं मिला। अनंतनाग के अंदर 500 के करीब केसेस, 497 केसेस जो अभी तक शनाख्त जिनकी कर ली गई है लेकिन अप्रूवल नहीं मिला। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर के अंदर, अनंतनाग, बांडीपुरा और गांदरबल में टोटल केसेस बनते हैं 2229 केसेस। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी पेंशन का केस अप्रूव पिछले 1 साल के अंदर नहीं हुआ, यह तस्दीक DGI की रिपोर्ट में भी होता है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बडगाम, कुपवाड़ा, रियासी, पुंछ और उधमपुर, इन अजला के अंदर भी इसी तरह का काम किया है। सुस्त रवि से काम चला है। अप्रूवल के लिए सैकड़ों केसेस गए, लेकिन 5467 केसेस अभी तक निशानदेही के बावजूद भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्रूव नहीं हो पाए। यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी बताता है कि 600 प्लस केसेस शोपियां के अंदर जो आज के वक्त में पेंडिंग है, माफ कीजिएगा 415 केसेस जो आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन सिर्फ 180 केसेस अप्रूव हो सके शोपियां के अंदर। इसी तरीके से 180 केसेस का मतलब है 44% के आसपास लोग, और नए पेंशन के केसेस 235 लोग जिन्होंने अप्लाई किया, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है अप्रूवल कब मिलेगा। बारामूला नॉर्थ कश्मीर के अंदर चले जाएं, 3138 केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं।
लेकिन 2272 केसेस अप्रूव हुए और 866 केसेस अभी तक अप्रूव बारामूला के अंदर नहीं हो सके। डोडा के अंदर 4222 केसेस में 3711 केसेस अप्रूव हुए, 511 मामला अभी भी ज़ेर इल्तिवा है। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर के साथ किश्तवाड़ के अंदर 3588 पेंडिंग केसेस है। आइडेंटिफिकेशन इतने केसेस की हुई, लेकिन 3456 केसेस को अप्रूव किया गया। 132 केसेस का कोई अता पता नहीं अप्रूवल कब मिलेगा। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3951 केसेस और इतलात के मुताबिक 321 केसेस जम्मू के अंदर भी और कुलगाम के अंदर भी तकरीबन 10-12% केसेस हैं पेंडिंग है। साउथ कश्मीर का पुलवामा डिस्ट्रिक्ट 534 केसेस जिनकी आइडेंटिफिकेशन हुई, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हो सके। 1055 केसेस सांबा के अंदर आइडेंटिफाई हुए, बाद में अप्रूव किए गए। इसी तरीके से कई जगहों पर अप्रूवल के लिए कई बार एप्लीकेशंस गई, लेकिन खबर यह है कि सरकारी महकमा वक्त पर एक्शन लेने में कामयाब नहीं हुआ है और इसकी वजह से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर खासतौर से वो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, पहली बार पेंशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो लोग जिनको ऑलरेडी पेंशन मिलती है, वो भी इस वक्त मुश्किलात, एक तो ताखीर से आना, दूसरा 5500 के आसपास केसेस जो ज़ेर इल्तिवा हैं और 8 अजला में किसी केस को मंजूरी ना मिलना बताता है कि इंतजामिया कितनी संजीदा है। चलिए जनाब, बात सोशल वेलफेयर महकमे अवामी बहबूद महकमे की है, जहां पर इत्तलात और ख़बर यह है कि हज़ारों की तादाद में पेंशन केसेस पेंडिंग पड़े हैं और इत्तलात ये भी है कि पिछले कई महीनों से ऑनलाइन पैसा जो ट्रांसफ़र करना था वो भी नहीं पहुंचा है, जिसके बाद सिचुएशन आज के दिन में ये है कि सवाल बहुत ज़्यादा सूबा कश्मीर से, सूबा जम्मू से, इंतज़ामिया और रियासती हुकूमत से पूछे जा रहे हैं कि आखिर कब वो अपने वादों को अमली जामा पहनाएंगे। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात इम्तिहानात की करते हैं और आपको बताते हैं कि NET की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया था इम्तिहानात के हवाले से, लेकिन उस शेड्यूल में थोड़ी सी तरमीम कर दी गई है और अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस के हवाले से जो NET का शेड्यूल 15 तारीख को था उसमें तब्दीली कर दी गई है। ताहम 16 तारीख से मुनक्किदा होने वाले UGC के इम्तिहानात जो हैं वो एज पर शेड्यूल लिए जाएंगे। इतलात और ख़बरों के मुताबिक UGC NET का इम्तिहान जो 15 तारीख को था, 15 जनवरी को होने वाला था, वो फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और नई तारीखों का ऐलान बहुत जल्द इस ज़िमन में कर दिया जाएगा। और यह फैसला तब ले लिया गया है जब मुल्क के अंदर मकर संक्रांति और पोंगल के त्यौहार हैं और NET के इंतज़ामिया को बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर यह दरख्वास्त मिली थी कि इम्तिहानात को मौखर कराया जाए, रिशेड्यूल किया जाए, जिसके बाद फिलहाल 15 तारीख के इम्तिहान को रिशेड्यूल करने का फैसला ले लिया है। इंतज़ामी अथॉरिटी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 16 तारीख को मुनक्किदा होने वाला इम्तिहान एज पर शेड्यूल होगा, जो जारी कर दिया गया तरतीब शुदा है उसी हिसाब से होगा। सिर्फ 15 तारीख को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया और इसे रिशेड्यूल किया जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर, जिस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर अलहदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन PhD प्रोग्राम्स, अवार्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम JRM जिसे आप कह रहे हैं, अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो इम्तिहानात मुनक्किद होने से 3 से 16 जनवरी के दरमियान तकरीबन 85 सब्जेक्ट्स के अंदर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था 15 तारीख को, वो फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। ताहम 16 के बाद जो इम्तिहानात हैं वो मुसलसल लिए जाएंगे, जिनमें जर्नलिज्म, संस्कृत, नेपाली, लॉ, जापानीज़, वुमेन स्टडीज़, मलेशिया, उर्दू और दीगर ज़बानों में इम्तिहानात हैं वो एज पर शेड्यूल लिया जाएगा। ये NET की तरफ से एक बड़ी नोटिफिकेशन रात देर गए जारी कर दी गई थी, जिसमें सिर्फ 15 तारीख को लिए जाने वाले इम्तिहानों को पोस्टपोन कर दिया गया है। 16 तारीख से जो इम्तिहानात हैं वो एज पर शेड्यूल ही लिए जाएंगे। चलिए जनाब, जरा बात अब सरकार की उस कमेटी की भी करते हैं जो कमेटी तहरीर का तश्कील दे दी गई है। और ये कमेटी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ताल्लुक आपसे और हमसे है, क्योंकि आप और हम जब बाहर बाजारों के अंदर टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो मनमानी रकूमात आपको देनी पड़ती है और कई बार उन टेस्टों के नतीजे जो आपके सामने आते हैं, चाहे वो पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे वो दीगर टेस्ट आप करवाते हैं इन लेबॉर्ट्रीज में जाकर, तो मनमानी रेट्स होती है। अब सरकार ने फैसला ले लिया है कि मनमानी रेट्स नहीं होंगी, नकेल कसी जाएगी। और आपको याद होगा कि वज़ीर सेहत की तरफ से गुज़श्ता दिनों इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि हुकूमत, उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत इस पूरे मामले को देख रही है और ख़बर यह है कि सरकार की तरफ से क्वालिटी
और प्राइस कंट्रोल के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अंदर इस पर लगाम कसी जाएगी और सरकार की तरफ से एक अलासती बाइख्तियार कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिन्हें यह काम सौंपा गया है कि तमाम डायग्नोस्टिक टेस्टों की, पैथोलॉजिकल टेस्ट एग्जामिनेशंस की रेट्स और क्वालिटी को वो डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से वो चलनी चाहिए। कमेटी की सरबराही डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर को सौंप दी गई है और 1 महीने के अंदर अंदर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कमेटी, जो हेल्थ कमेटी बनाई गई है, उन्हें अपनी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को सौंपनी होगी। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बाइख्तियार कमेटी बनाई गई है जो रेगुलराइजेशन, स्टैंडर्ड, क्वालिटी और रेट्स के हवाले से काम करेगा। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कराते हैं, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करवाते हैं मुख्तलिफ प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज के अंदर अक्रॉस यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, इसमें जो ऑर्डर जारी कर दिया गया है उस ऑर्डर के मुताबिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो जारी किया उसके मुताबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर इसके चेयरमैन होंगे कमेटी के, और उसके साथ साथ जो मेंबर्स नॉमिनेट किए गए हैं वो एचओडी पैथोलॉजी जीएमसी श्रीनगर, एचओडी जो होंगे दूसरे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बेमना के वो भी होंगे, एचओडी रेडियोलॉजी होंगे, जीएमसी उधमपुर होगा इसका मेंबर, और डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज कश्मीर भी इसका मेंबर के तौर पर काम करेगा। कमेटी को यह मैंडेट दिया गया है कि वो तमाम तर हालात को देखें, मुल्क की सतह पर किस तरीके से किया जा रहा है, रियासत के अंदर किस तरीके से किया जाता है, इन तमाम हालात को देखने के बाद ये कंप्रहेंसिव रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को वो सौंपे, जम्मू कश्मीर हुकूमत को वो सौंपे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह मनमानियां खत्म करने का जो अज़म रियासती हुकूमत ने दोहराया है इस पर लगाम भी कसी जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर इसको एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाएगी। लेट अस होप सो कि 1 महीने के अंदर अंदर एक सॉलिड और कंक्रीट बात उनकी तरफ से सामने रखी जाए। बल्कि इसमें तो एक चीज़ और भी होनी चाहिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी मनमानी रेट्स ओपीडीज के अंदर है और साथ साथ जो इंडोर पेशेंट्स पर भी मनमानी रेट्स है, उस पर भी एक नकेल कसने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं कि छोटे बड़े नर्सिंग होम्स खुल रहे हैं और 2-2 हाथों से वो रियासती अवाम को भी लूट रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और उम्मीद है कि रियासती हुकूमत ने बर वक्त ये जो कदम उठाया है इसका फ़ायदा आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर रियासती हुकूमत का फैसला जो है वो आएगा और अवाम को कहीं ना कहीं फ़ायदा भी इसका मिलेगा। चलिए खबरों को थोड़ी देर यहाँ पर हम रोकेंगे और ज़रा उस मौजू पर आज गुफ्तगू करते हैं जिसमें हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ शख्सियात वादी कश्मीर, जम्मू या मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज़ से प्रोग्राम में शामिल की जाए और उनका माहिराना मशवरा लिया जाए। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी परेशानी का सबब है और इस ताल्लुक से आप लोगों के भी सवालात आते हैं और कुछ ऐसे खदशात जिनको दूर करने की कोशिश मुसलसल इस प्रोग्राम के ज़रिए हुई है और मुख्तलिफ मेहमानों की आरा अब तक पहुँची है। प्रोग्राम सलाम जेके में डिप्रेशन या सिर्फ ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम कई चीज़ों को शायद दरकिनार कर देते हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी मुसीबत वक्त गुजरने के साथ साथ बनता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस वक्त एक संगीन मसला बना हुआ है। लेकिन हम बिलखुसूस चूँकि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, कुछ आदाद शुमार, कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने भी रखते हैं। ज़रा कुछ और अहम तरीन सवालात हैं और मारूफ मुआलिज और आज के प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर मोहम्मद नवाब साहब हैं जो इस वक्त हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और नवाब साहब चूँकि एक साइंसदान भी हैं, प्रोफेसर हैं नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद के अंदर और काफ़ी ज़्यादा खिदमात इनकी तिब्बी शोबे के अंदर रही हैं। डॉक्टर मोहम्मद नवाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम प्रोग्राम सलाम जेके में आपको कहेंगे। पहले तो ज़रा ये हम जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन जब हम आउट ऑफ स्टेट या यूटी जाते हैं तो क्या पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर और जहाँ जहाँ पर आपने सर्विसेज अब तक दी हैं वहाँ पर भी वाकई में एक बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा इशू इस वक्त डिप्रेशन का या मेंटल हेल्थ इश्यूज बन गए हैं आज के वक्त में, जब हम या पर्टिकुलरली एक रीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है?
अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके नाज़रीन को। जैसा कि आपने कहा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ये वाकई में एक बहुत बड़ा इशू है सभी तबके के लोगों में, सभी उम्र के लोगों में। जी हमने ये देखा है कि हर जगह पे, अब हमारे यहाँ भी जैसे आजकल जो हेल्थ का तस्वुर है वो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि हेल्थ के डेफिनेशन में दिमागी सेहत को भी अहम दर्जा दिया गया और ये हर लेवल के खासकर बच्चों में और स्कूल जाने वाले तलबा में और जो लोग यंग जनरेशन के हैं, जो जवान उम्र के हैं, जो रोज़गार की तलाश में हैं, इन सब में ये मर्ज बहुत आम है और हर जगह, बल्कि आप हर शोबे के एतबार से बात करें, सूबे के एतबार से, तो जैसे कि मैं आजकल हैदराबाद में हूँ, इससे पहले वेस्ट बंगाल में था, दिल्ली में था, तो तकरीबन सभी जगह ये मर्ज मिलता है, बहुत आम आजकल के दिनों में पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम इसको बुनियादी तौर पर देखें, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव है, कहीं ना कहीं एंजाइटीज़ की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो आपका जो अपना रिसर्च है, जिस तरीके से हम रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे आज, तो बुनियादी वजूहात क्या है? हम कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जनाब, कॉन्फ्लिक्ट रहा है, सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्ब रही है, इस वजह से हो सकता है ये अलार्मिंग ट्रेंड तक चला गया, 41% के आसपास हमारे ड्यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें। लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो कंपेयर किस तरीके से किया जाए, वहाँ पर किस तरीके से इसको देखा जाए, जबकि वहाँ इस तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं है, ट्रॉमा उतना और ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश के अंदर जब मैं बात करता हूँ, नौजवानों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर ये एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। बुनियादी वजह क्या है? अगर कश्मीर को देखें तो ट्रॉमा है, 30 साल की मिलिटेंसी है, ये भी एक बड़ी वजह है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाती है इसको? देखिए, हर उम्र के लोगों में अलग अलग वजूहात हैं। खासकर ये एक समाजी ताना बाना जो है, जो हमारा सोशल लाइफ है, वो एक बड़े सबब है बुजुर्गों में। अब जैसे मैं शुरुआत करता हूँ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन में, जैसे कि उन्हें पढ़ने का बहुत ज़हनी दबाव है और जो लोग पढ़ चुके हैं अब उसे रोज़गार हासिल करने का ज़हनी तौर पे दबाव रहता है। इसके साथ साथ ये देखा जाता है, ये मतलब सरकमस्टेंशियल जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके हालात को कोप अप करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए उनको अपने दिमागी हालात को बेहतर रखना। हर एक बच्चे में एक जैसा सलाहियत नहीं होता, हर एक नौजवान में एक जैसा सलाहियत नहीं होते हैं कि मुश्किल हालात को वो सामना कर सके। तो ये इसीलिए वो लोग जो इस मामले में कमज़ोर होते हैं वो ज़्यादा ज़हनी दबाव में पड़ जाते हैं। दूसरे, आजकल बहुत आम है कि एक तरह का एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़ में लोग चले जाते हैं, तो उनकी वजह से भी उनके अंदर वो सलाहियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जो सबसे बड़ी वजह है वो एक ये है कि रोज़गार की तलाश में लोग जो ज़हनी तौर पे परेशान रहते हैं, माली हालत की वजह से परेशानी के सबब ये ज़हनी दबाव में आते हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए बुज़ुर्गों के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी का मसला रहता है कि वो उनके लिए जो उनके घर के फैमिली मेम्बर्स उनको वक्त दे, उनके साथ वो वक्त गुजारे, वो उस तरह के जो उनका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो वो इस तरह के ज़हनी दबाव में खुद एक आइसोलेशन जिसको हम कहते हैं कि अकेलापन में अगर बुजुर्ग ज़िंदगी गुजारता है तो ज़हनी दबाव उनके लिए एक बड़ा सबब बन जाता है। डॉक्टर नवाब साहब, कोशिश ये भी रहती है, अक्सर मुआलिजीन से हम सुनते हैं कि दवाओं तक बात ना पहुंचे, कोशिश ये रहे कि पहले से ही अगर किसी तरीके से काउंसलिंग हो सके, या अगर पहले से पता चल जाए कि कोई बिहेवियरल किसी तरह की चेंजेस हैं या कोई ऐसा भी हो सकता है कि पहले से शक्को शुबात कई बार होने लगते हैं कि शायद मैं भी इस तरह की परेशानी से गुजर रहा हूँ, दवाई से बचा जाए। बात यहाँ तक हो कि काउंसलिंग से ही चीज़ें ठीक हो जाएं, क्या ये पॉसिबल है? और इक़दाम क्या वक्ती तौर उठाए जा सकते हैं कि मेडिसिन तक बात ही ना पहुँचे, उतना मरीज़ को जाने ही ना दिया जाए?
बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि हर उम्र के हिसाब से उनके अलग अलग मसाइल हैं जी। जिसकी वजह से वो जहनी दबाव के शिकार बनते। तो उन जैसे घर में अगर फैमिली मेंबर्स हैं बच्चों के बारे में, तो उन्हें रेगुलर उनसे काउंसलिंग करें। अगर उनमें किसी भी तरह जहनी दबाव का उनके ऊपर दिख रहे हैं आपको सिम्टम्स, कोई भी निशानियां दिख रहे हैं उनके अंदर, अलामात कुछ भी दिख रहे हैं, तो उनके हिसाब से पेरेंटल काउंसलिंग रेगुलर टाइम टू टाइम अगर करते रहें बच्चे के साथ, जैसे कि पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों के साथ ही अगर सही नहीं होता है तो वो भी एक जहनी दबाव का सबब बन जाता है। तो पेरेंटल काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कैसे आज के वक्त में मैनेज करें। उसी तरह से जो हायर क्लासेस में बच्चे हैं जिनको एग्जामिनेशन देना, आजकल जो फ्रस्ट्रेशन की एक बुनियादी वजह यह है कि उन्हें बहुत सारे इम्तहानात पास करने का टारगेट होता है उनके पास। जैसे किसी को नीट क्वालिफाई करना है, जेई के क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए उनके पर प्रेशर रहता है पेरेंट्स की तरफ से भी, सोसाइटी और फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरफ से भी। तो उनको उस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए अगर काउंसलिंग किया जाए, जैसा कि आजकल आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी, वो परीक्षा पे चर्चा के तौर पे बच्चों को काउंसलिंग करती। इसी तरह से हर एक सोसाइटी में एक इस तरह का हमें पता है ये ज़हनी दबाव के शिकार हैं बच्चे, और बहुत से बच्चे वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो जाता है। किसी किसी में ये भी हमें पता होता है कि उन्हें दवाओं की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें उनकी निशानदेही करके अगर वक्ती तौर पे काउंसलिंग की जाए और उनको इस तरह से इनकरेज किया जाए कि आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, जो उनका टारगेट वो अचीव कर सकते हैं, उनको इस तरह के ग़िज़ा मुहैया कराया जाए, तो जिससे वो आसानी से माने अपने आप को, जिस्म को इस काबिल बना सके कि वो इस तरह के सिचुएशन को हैंडल कर सके, उसका मुकाबला कर सके। तो बहुत हद तक हम इनके जो मुज़र असरात है डिप्रेशन के, ठीक है डॉक्टर साहब, दवाइयाँ एक बड़ी या और इंपॉर्टेंट इतना हद चीज़ है, तक जब पार हम हो जाए इंग्लिश तो मेडिसिन की कर ओर सकते देखते हैं तो दवाइयात बहुत हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब भी करते हैं। उसके मुकाबले में जब हम देसी नुस्खों को देखते हैं, यूनानी मेडिसिन को देखते हैं, तो क्या उस फील्ड के अंदर भी कुछ रिसर्च है कि जनाब हमारे पास है कुछ चीज़ें, हम अगर इसको यूज़ करते हैं तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी से आहिस्ता आहिस्ता करके काउंसलिंग के साथ साथ ये दवाइयाँ ले सकता है आदमी, जो इसको इस परेशानी से दूर रख सकता है और बहुत कम नुकसान भी होगा जो उसका फिजिकल सिस्टम है उस पर? जी बिल्कुल, यूनानी मेडिसिन में बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। और देखिए, जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है किसी बच्चों का यूनानी मेडिसिन से जो जहनी दबाव के शिकार हैं, तो उसके लिए हम इंडिविजुअल लेवल पे हर बच्चों को अलग तरीके से डील करते हैं, या हर मरीज को अलग तरीके से हम उसे देखेंगे, क्योंकि किसी भी जहनी दबाव के शिकार जो बच्चे हैं उसको एक तो माइंड लेवल पे हम 3 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं उसको, कि माइंड, ब्रेन लेवल पे और उसका फिजिकल इफेक्ट जो है बॉडी लेवल पे क्या पड़ रहा है। तो उसी हिसाब से फिर हम दवाओं की तजवीज़ कर सकते हैं कि उसको क्या हम दवा दें। और हमारे पास बहुत अच्छी नेचुरल दवाएं, जिसको आप आम लफ्ज़ों में जड़ी बूटियाँ कहते हैं, मौजूद हैं, और उनसे बने मुरक्कबात भी मौजूद हैं जो हम उसको तजवीज़ करके और वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवाब साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए और सलाम जी के प्रोग्राम के ज़रिए हमारे नाजरीन के साथ जुड़ने के लिए और माहिराना मशवरा देने के लिए। कोशिश हमारी रहेगी कि सीरीज़ में आने वाले दिनों में मज़ीद मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाई जाए और आपके सवालात उनका जवाब भी तलाशें, और दीगर कुछ मामलात भी हैं साथ साथ बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें जिनका जवाब भी मिल जाता है। इससे पहले हम मौसम अपडेट की तरफ भी जाएं, एक दो खबरें और आप तक पहुंचानी हैं। और इससे पहले हम श्रीनगर से भी, चूँकि आप सब जानते हैं एक केस गुज़श्ता दिनों सामने आया था, उस तरफ भी चलेंगे। और उसके बाद हंदवारा से भी एक खबर बतानी है, जहां पर आप सब जानते हैं
कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ होती हैं और पहले श्रीनगर और उसके बाद हंदवारा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे में पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया गया कि 2 अफसरान पर तलवार लटकी और बड़े घोटाले की तरफ इशारा किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहकीकात मजीद गहरी हुई है, चल रही है, इसकी भी तस्दीक की गई और सीनियर अफसरान पर अब इतलात ये हैं कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं शायद बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं और मजीद उन 2 अफसरान जिनका 3 दिन पहले नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया था, जिन पर ज़रूरत से ज़्यादा असासे इकट्ठे करने या रखने का इल्ज़ाम भी लगा था, स्मार्ट सिटी मंसूबे में मुबैना घोटाले में मजीद नाम सामने आने की तवक्को की जा रही है। उन्होंने किस तरीके से असासों पर जब शिकंजा कसने की कोशिश की जो गैर कानूनी तौर पर लिए गए थे। कल एक और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भी शिकंजे में लिया गया है जिसके पास असासे बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल इसमें स्मार्ट सिटी की जब हम बात कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी के मामलात पर हम बात करते हैं तो ज़रा फटाफट से एक वायरल वीडियो भी है जो स्मार्ट सिटी के इस पूरे मनसूबे पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि लाल चौक, जिसको याद होगा कि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया, इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिक्र कर रहे थे कि जनाब लाल चौक हमारा वाइब्रेंट रहता है और रात में अब बहुत ज़्यादा सरगर्मियां वहां रहती है। लेकिन इस तमाम मामले के बीच, इन तमाम खूबियों के बीच एक बड़ा सवाल भी है और यह सवाल ये है कि क्या वाकई तौर पर हम इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं या नहीं। ये तस्वीर अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। नौजवान को आप देख सकते हैं जो पोल पर के साथ लपटा हुआ है, चिपटा हुआ है और इसी पर लगा हुआ है क्योंकि नीचे आवारा कुत्ते हैं और इन आवारा कुत्तों से बचने के लिए कोई भी राहत इसके पास नहीं मिली जब तक एक गाड़ी वाला नहीं आता है, गाड़ी लेकर नहीं आता है, इन कुत्तों को भगाने की कोशिश करता है, उसके बाद ही ये आदमी अपनी राहत की सांस ले रहा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और इस तस्वीर को आज दिखाने का मकसद कुछ अलग है हमारे पास। उन लोगों के लिए जो जानवरों के हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं, जनाब आपको मुबारक हो, आप लड़िए ये चीज़ें ज़रूर, लेकिन इंसानों के हकूक़ की जिम्मेदारी कौन करे, इंसानों के हकूक़ की बाजियाबी के लिए कौन बात करे। रियासती अदलिया का भी एक हुक्मनामा है, उसको भी सराखों पर रखिएगा ज़रूर। लेकिन जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के सामने श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर आजकल एक बड़ा सवाल है कि आवारा कुत्तों की भरमार है और ये आवारा कुत्तों की भरमार शहर की अगर ये सूरत हाल है तो गाँव देहात की कहानी आपके सामने है, बडगाम की कहानी आपके सामने है जहाँ पर एक ही दिन में 12 से 14 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा और हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया गया। और आज ये तस्वीर लाल चौक की है जो पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस उम्मीद के साथ हमें ये थी कि इंतज़ामिया इस पूरे मामले पर अपनी मौक़िफ़ को सामने रखेगी, बात सामने रखेगी। क्या सिर्फ सैनिटाइजेशन या सेटलाइजेशन करने से मामला ठीक होगा, नसबंदी करने से मामला ठीक होगा, और कितने कुत्तों की नसबंदियां हो रही हैं? बड़ा सवाल ये भी है। 5 से 6 कुत्तों की अगर दिन में नसबंदी होती है तो ये तो शहर की बात है। शहर का रकबा देखिए कितना बड़ा है, आवारा कुत्तों की दरबंग देखिए कितनी है, और ये दबंगी जो आवारा कुत्तों की है ये शहर श्रीनगर नहीं गाँव देहात तक आ गई है। और सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी सूरत हाल यही बनी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब भी इस पर आप सवाल उठाते हैं तो कहा जा रहा है कि जनाब इंसानी हकूक की बात तो सही है, लेकिन जानवरों के हकूक को लेकर चंद एनजीओ मुतहरिक हुई हैं जो अदालत का दरवाजा भी खटखटाती है और दिल्ली तक अपनी आवाज़ को पहुंचाती है, इसलिए अब काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज जरा इस नौजवान को कौन बचाए जो अपनी जान बचाने के लिए पोल पर चढ़ा हुआ है। अगर ये गाड़ी वाला यहाँ पर नहीं आता तो क्या ये रात भर यहीं पर रहता या कुत्तों के हवाले खुद को करता? एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शहरी तरक्की वजारत को भी देना पड़ेगा, जिसका जवाब श्रीनगर के मेयर, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देना पड़ेगा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा और उन लोगों को देना पड़ेगा जो मुसलसल जानवरों के हकूक को बाजियाबी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इंसानों के हकूक को जिस तरीके से तलब किया जा रहा है और ख़तरा पैदा हो रहा है उस पर खामोश है। एक बड़ा सवाल है जो आपके सामने हम छोड़कर इस वक्त जा रहे हैं। आखिर में इससे पहले हम
वेदर अपडेट की तरफ जाएं, हंदवारा से भी जरा आपको एक खबर बता दें। शमीम भी हमारे साथ ज्वाइन किया। हंदवारा के अंदर जहां पर कार्रवाई की गई है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट हंदवारा के अंदर, इस कार्रवाई में इंतजामिया की जानिब से 10 दुकानों और 2 गोदामों को सील किया गया है। छापेमारी की गई है और कार्रवाई के दौरान 140 चाय की थैलियां जब्त हुई हैं और दीगर कुछ सामान भी हाथ लगा है। लेकिन कार्रवाई किस सिलसिले में हुई है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तस्वीरें भी आपके सामने हंदवारा की, जहां पर मुकम्मल तौर पर 10 दुकानों को, 2 गोदामों को सील कर दिया गया है। भट्ट शमीम हमारे साथ हैं। शमीम, क्या तफसीलात हैं? ये कार्रवाई क्या थी, क्यों की गई, क्या शिकायतें थी और ये जो जब्ती हुई है, क्या कंफर्मेशन इस हवाले से इंतजामिया ने की है? अजय, आज मैं आपको बताता चलो, अगर सब जिला हंदवारा की बात करेंगे, हंदवारा पुलिस को एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर कई दुकानों को रेड डाला गया। वहां पे रेड चिली मिर्च को जो है सब स्टैंडर्ड बताया जा रहा है। तकरीबन पहले दिन जब 12 तारीख की बात करेंगे तब 2 दुकानों को सील किए गए। तकरीबन 30 से ज्यादा जो है मिर्च की बोरी जो है सब स्टैंडर्ड उनको जब्त किया गया। उसके बाद पुलिस और जिला इंतजामिया ने कई इलाकों में भी रेड डाली गई, जिसमें 10 दुकानों को सील किया गया, जिसमें नमकीन चाय की बात करेंगे या रेड चिली मिर्च की बात करेंगे वो भी जब्त किए गए। तो लगातार लोगों का सराहना करते हैं हम हंदवारा पुलिस के या जिला इंतजामिया की। लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त में और इलाकों में भी इस तरह की चेकिंग होनी चाहिए। हम यही कहेंगे कि सबसे लापरवाही जो है फूड डिपार्टमेंट कहीं मुतहरिक नजर नहीं आ रहे हैं। तो लगातार अगर हंदवारा मार्केट की बात करें, तकरीबन 3,500 की दुकानें हैं इधर, मगर यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट से मुतहरिक नजर नहीं आ रहे हैं। और उसके बावजूद लगातार जिस तरह सब स्टैंडर्ड की बात करेंगे, जिसमें नमक की बात करेंगे या नून चाय की बात करेंगे, जो खाने पीने की चीज है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे और भी कुछ लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ जारी है। जिला इंतजामिया अब हरकत में आ चुकी है। या खुसूसन एसएसपी हंदवारा की बात करेंगे, जब क्या इन गोदामों से सामान हंदवारा कस्बे के अंदर, दूर-दराज इलाकों के अंदर सप्लाई होता था? जी आसिफ, मैं आपको बता जो गोदाम जो है, जो स्टोर जो है, ये यहाँ से किरियान जो पर्चीन जो बेचते हैं तो उनको ये यहाँ से फरामद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े स्टोर जो है चाहे सोगल के अंदर है, हंदवारा के अंदर है, यहाँ पे जो लोग गाँव में जो दुकान है उनको ये बेच रहा है। तो जब पुलिस को ये पता चली कि एक घर में जो है मिर्च ला रहा है, वो उसको कुछ कलर डाल रहा है, उसके बाद कुछ नमक और खाने की तेल रहा है, उसकी कलर जो है वो तेज जा रही है, उसके बाद वो 350 के आसपास वो केजी यहाँ पे बेच रहे हैं। तो पुलिस को जब ये पता चला, पहले दिन 2 दिन लगातार रेड हुई, चाहे 12 तारीख की बात करेंगे या 13 तारीख की बात करेंगे। हम चाहते कि और भी रेड होनी चाहिए जो बड़े बड़े स्टोर्स है। तो हम जिस तरह मैंने पहले कहा कि फूड डिपार्टमेंट जो है अभी भी मुतहरिक नजर नहीं आ रही। उनको चाहिए कि हंदवारा मार्केट, सब जिला हंदवारा में बहुत सारे 7 तहसीलें, वहां पे भी मार्केट में चेक होनी चाहिए, जहां पे भी सब स्टैंडर्ड मटीरियल है उन दुकानदारों के खिलाफ ये जो कार्रवाइयां हुई हैं, जहां पर जायदुल मियाद सब स्टैंडर्ड चीजें जिनमें नमक है, हल्दी है, नमकीन चाय या दीगर चीजें, ये अशिया जो बरामद कर दी गई है, तो पुलिस ने जब ये कार्रवाई की तो क्या उनके साथ टेक्निकल टीमें थी और क्या कोई तहरीरी शिकायत पुलिस के पास चली गई थी या पुलिस ने आज खुद ये कार्रवाई की है? जी खबर मैं आपको बता दीजिए, जब जिस दिन ये पहले हंदवारा पुलिस को एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर पुलिस ने वहां पे एक दुकान पे रेड डाली, तो वहां पे उन्होंने, तब जिला इंतजामिया के नायब तहसीलदार भी उनके हमरा मौजूद थे, तब पहले दिन में 2 दुकानों को सील किए गए। कल कहीं ना कहीं फूड डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम जो है वो नजर आ रहे थे, उन्होंने बहुत सारे स्टोर्स पे वहां पे सैंपल भी उठाए गए। तो लोग चाहते हैं कि हर दुकान से सैंपल लिया जाएगा। जिस तरह आपने किया खान पान की चीजों की बात करें, जिसमें रेड मिर्च की बात करेंगे, हल्दी की बात करेंगे, नून चाय की बात करेंगे, बहुत सारे सब स्टैंडर्ड जो है ऐशानी खुर्दानी चीज जो है मार्केट में पाए गए हैं। तो उन दुकानदार शमीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी ये बड़ा सवाल है कि किस तरीके से गैर स्टैंडर्ड शुदा, यानी जो सेट स्टैंडर्ड है उससे बरक्स आप ये चीजें बेचते हैं, लेकिन रेट्स बराबर, सिर्फ चंद पैसों के लिए है ये मामला, लेकिन इससे नुकसान कितना हो रहा है। फिर आप देखते हैं कैंसर के मर्ज हमारे बढ़ रहे हैं, थायराइड के मर्ज बढ़ रहे हैं, 10 तरह के और मर्ज बढ़ रहे हैं। दरअसल बुनियादी मामला तो यही है कि जो चीज़ हमें मार्केट से मिलती है ब्रांडेड नेम से, वो सब गैर कानूनी तौर पर वो असली नहीं है, नकली है, जिसकी वजह से सूरत हाल ये उम्मीद है कि फूड डिपार्टमेंट भी कार्रवाई करे। चलिए जी चलते थे, वेदर अपडेट आपको बताते हैं। श्रीनगर का दर्जा -4.2, काजीकोट -5.6, कुपवारा -4.7,
पहलगाम -7.8 और गुलमर्ग -6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर चुका है। बांडीपोरा के अंदर -3.6 रात का दर्जा हरारत, बारामूला के अंदर -3.0, पुलवामा 5.0 मनफी, बड़गाम में -4.4 और शोपियां के अंदर -6.7 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद फटाफट से जरा जम्मू सूबे की ओर भी चलते हैं, जहां पर सूरत हाल क्या कुछ रात की है वो हम आपके सामने रखेंगे। तो वेदर अपडेट्स में ये सूरत हाल है जम्मू की कि रात का दर्जा हरारत 6.4 जम्मू सूबे के अंदर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सांबा जिले के अंदर 2.5, डोडा के अंदर 3.0, थोड़ी सी बेहतरी यहाँ पर रात को दर्जा हरारत में देखने को मिली है। रामबन में भी बेहतरी है, 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड और 2.8 किश्तवाड़ के अंदर आज पूरे दिन धूप खिलने की उम्मीद भी है। भद्रवाह 0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, पुंछ के अंदर 4.3, आज बादल हो सकते हैं वहां पर। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो दर्जा हरारत मनफी के अंदर है, -12.6 डिग्री सेल्सियस करगिल के अंदर, लेह के अंदर -11.6 डिग्री और द्रास सर तरीन इलाका जहां पर 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत। और इस तरीके से रात पूरी सर तरीन रही है, लेकिन आज बादल और बारिशों का भी इम्कान कई मकामात पर पहले ही एडवाइजरी के तहत कर दिया गया है। फिलहाल श्रीनगर जम्मू को इशारा पर दो तरफा ट्रैफिक बहाल है। जहां तक श्रीनगर एयरपोर्ट और जम्मू एयरपोर्ट की बात करें, परवाजें शेड्यूल के हिसाब से इस वक्त चल रही हैं। हम सबको देंगे आप इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके, जब तक आप हमारा साथ देंगे और हमारे अगले बुलेटिन का इंतजार कीजिए। छोटे से वक्फे के फौरन